अलेक्जेंडर के राजा बनने से पहले ग्रीस एकीकृत देश नहीं था, बल्कि एथेंस, स्पार्टा और थीब्स जैसे कई शहर राज्यों में बटा था और हर एक का अपना खुद का शासन, सेना और उद्देश्य था। एथेंस लोकतंत्र, नौसेना, कला, रंगमंच और दर्शन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। स्पार्टा अपने कड़े सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासित सैनिकों के लिए जाना जाता था। 480 ईसा पूर्व में कुछ ग्रीक नगर राज्य पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ अस्थायी रूप से एकजुट हुए थे और यही था थर्मोपाइली का युद्ध, जहां राजा लियोनिदास के स्पार्टा के सैनिकों सहित एक छोटी ग्रीक सेना ने फारस की विशाल सेना का सामना किया। अधिकांश ग्रीक रक्षक हार कर मारे गए, लेकिन उन्होंने पर्शियन सेना की गति धीमी कर दी, जिससे अन्य ग्रीक नगर राज्यों को तैयारी का समय मिला। इसके बाद ग्रीकों ने सालेमिस की लड़ाई में पर्शियन नौसेना को हराया। अगले साल उन्होंने प्लेटिया की लड़ाई में पर्शियन सेना को हराया, जिससे पर्शिया को ग्रीस छोड़ना पड़ा। लेकिन युद्ध के बाद ग्रीक फिर से आपस में लड़ने लगे। एथेंस, स्पार्टा, थीब्स और अन्य नगर राज्यों के बीच लगातार लड़ाइयां हुईं। इसके कारण उनकी सेनाएं कमजोर हो गईं, कई शहर नष्ट हो गए और व्यापार गिर गया। जब वे आपस में लड़ाई में व्यस्त थे, उसी समय ग्रीस के उत्तरी हिस्से में मैसेडोनिया मजबूत हो रहा था। मैसेडोनिया को बदलने वाले थे राजा फिलिप द्वितीय, जो अलेक्जेंडर के पिता थे। वह एक महान राजा, राजनयिक और सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने मैसेडोनिया की सेना को अधिक अनुशासित, संगठित और प्रभावी बनाया। उनकी सेना का सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक था सरिसा। सरिसा एक बहुत लंबा भाला था, जिसकी लंबाई लगभग 13 से 18 फीट तक होती थी। ये अन्य ग्रीक सैनिकों के सामान्य भाले से भी लंबा था। सरिसा वाले सैनिक एक सघन गठन में लड़ते थे, जिसे फैलेंक्स कहा जाता है। जब वे सभी एक साथ अपने भाले तानते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वे नुकीले लोहे की चलती हुई दीवार बना रहे हों। दुश्मनों के लिए पास आना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें कई भालों को पार करना पड़ता था। लेकिन फैलेंक्स की कुछ कमजोरियां भी थीं। जब जमीन समतल हो व फॉर्मेशन बनी रहे, तो यह ताकतवर होता है, लेकिन पंक्ति टूटने या पथरीली तंग जगहों पर इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिलिप ने सिर्फ फैलेंक्स नहीं, बल्कि भारी हल्की पैदल सेना, धनुर्धारी, भाला फेंकने वाले, टोही और घुड़सवार सेना का संयुक्त इस्तेमाल किया। हर समूह की एक स्पष्ट जिम्मेदारी थी। फैलेंक्स दुश्मन की मुख्य सेना का सामना करता था, वहीं तेज पैदल सेना इसके किनारों की रक्षा करती थी। धनुर्धारी और भाला फेंकने वाले दूर से हमला करते थे। जब दुश्मन की रक्षा में कोई जगह बनती थी, तो घुड़सवार सेना तेजी से आगे बढ़ती थी। घुड़सवार सेना में सबसे शक्तिशाली थी कंपेनियन कैवलरी। ये मकदूनिया के चुनिंदा घुड़सवारों से बनी थी। वे दुश्मन की कमजोर पंक्ति देखकर एक साथ हमला कर उसे तोड़ देते थे। सीधे शब्दों में कहें तो फैलेंक्स सामने से दुश्मन को रोकती थी, जबकि घुड़सवार सेना आखिरी और सबसे जोरदार हमला करती थी। इस प्रणाली के कारण मैसेडोनिया ग्रीस का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। इसके बावजूद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने एथेंस और थीब्स की संयुक्त सेना को कैरोनिया की लड़ाई में हरा दिया। इस लड़ाई में 18 वर्षीय अलेक्जेंडर भी शामिल था। इस जीत से फिलिप ने अधिकांश ग्रीक नगर राज्यों पर नियंत्रण पा लिया। इसके बाद उसने कोरिन्थ लीग का गठन किया। इससे मैसेडोनिया और अधिकांश ग्रीक नगर राज्य उसके नेतृत्व में एकजुट हो गए। स्पार्टा ने शामिल होने से इनकार किया। फिलिप ने ग्रीस के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण के बाद फारसी साम्राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। मैसेडोनिया और फारस अलग अलग राज्य थे। उस समय फारस सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध साम्राज्य था। ये एशिया माइनर, मिस्र, मेसोपोटामिया और कई अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करता था। लेकिन फारस के अंदर भी समस्याएं थीं, जैसे विद्रोह और सत्ता के लिए संघर्ष। फिलिप ने देखा कि यह हमला करने का अच्छा मौका है और वो मैसेडोनियाई व ग्रीक लोगों का नेतृत्व कर फारस के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वे शुरू करते, 336 ईसा पूर्व में उनके अंगरक्षक ने उन्हें मार डाला। ये स्पष्ट नहीं है कि हत्या का कारण व्यक्तिगत दुश्मनी थी या कोई बड़ी साजिश। फिलिप की मृत्यु के बाद उनके बेटे अलेक्जेंडर 20 वर्ष की उम्र में मैसेडोनिया के राजा बने। वो पहले से ही बुद्धिमान और कुशल योद्धा थे। उनके गुरु दार्शनिक अरस्तु भी थे, जिन्होंने उन्हें विज्ञान, राजनीति, चिकित्सा, साहित्य और दर्शन शास्त्र के बारे में सिखाया। कई लोग उन पर शक करते थे, क्योंकि वह छोटे थे। कुछ लोग उनका सिंहासन छीनना चाहते थे
और आसपास के कुछ क्षेत्रों ने भी मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसलिए पर्सिया पर हमला करने से पहले सिकंदर को अपना राज्य मजबूत करना था। उन्होंने उत्तर के विद्रोहों को जल्दी कुचलकर मैसेडोनिया पर नियंत्रण मजबूत किया। उनके बाहर रहते झूठी खबर फैली कि वह मर गए हैं। इस वजह से थीब्स शहर में विद्रोह हो गया। सिकंदर तुरंत वापस लौटे और शहर को घेर लिया। जब थीब्स ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो उनकी सेना ने उस पर हमला कर दिया। बहुत से लोग मारे गए, हजारों को गुलाम बना लिया गया और शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। सिकंदर का यह कदम कठोर था, लेकिन उनका संदेश साफ था। वो ये कभी नहीं होने देंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई और ग्रीक नगर राज्य विद्रोह करे। इसी वजह से बाकी शहर डर गए और फिर से सिकंदर को कोरिन्थ लीग का नेता मान लिया। अब उनका सिंहासन सुरक्षित था। अब वक्त था पिता की अधूरी योजना पूरी कर फारसी साम्राज्य पर हमला करने का। 334 ईसा पूर्व के वसंत में सिकंदर ने हेलेस्पोंट को पार किया और एशिया माइनर पहुंचे, जो उस समय फारस के नियंत्रण में था। उसके साथ लगभग 40,000 से 50,000 सैनिक थे। इसमें मैसेडोनियन फेलेंक्स, हाइपास्पिस्ट, ग्रीक होप्लाइट्स, भाड़े के सैनिक, तीरंदाज, भाला फेंकने वाले, टोही, हल्की पैदल व घुड़सवार सेना शामिल थे। हाइपास्पिस्ट एक विशेष पैदल सेना थी जो फैलेंक्स से तेज थीं। वे पैदल सेना और घुड़सवार सेना के बीच की जगह की रक्षा में मदद करते थे। इसमें थेस्सालियन घुड़सवार सेना और विशेष साथी घुड़सवार सेना भी शामिल थी। सिकंदर खुद शाही घुड़सवार दस्ते का नेतृत्व करते थे। वह सिर्फ पीछे नहीं रहता था, वह अक्सर सबसे खतरनाक हमले का नेतृत्व करता था। उसके साथ परमेनियन भी था, जो एक अनुभवी जनरल और उसके पिता के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक था। अलेक्जेंडर की सेना फारस की पूरी ताकत से छोटी थी, लेकिन वो ज्यादा संगठित, तेज और एकजुट होकर लड़ने में माहिर थी। फैलेंक्स दुश्मन की मुख्य पंक्ति का सामना करती है। हल्की टुकड़ियां उनकी फॉर्मेशन को परेशान करती हैं। घुड़सवार सेना बचाव में दरार खोजने की कोशिश करती है। एशिया माइनर में युवा राजा अलेक्जेंडर की पहली बड़ी परीक्षा शुरू होगी। जल्द ही फारसियों ने अलेक्जेंडर के एशिया माइनर में प्रवेश को रोक दिया। फारसी साम्राज्य बड़े प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सत्रापी कहा जाता है। हर प्रांत का नेतृत्व एक सत्राप गवर्नर करता था। एशिया माइनर के सत्राप अलेक्जेंडर के आगमन की खबर पाकर इकट्ठा हुए और उसे रोकने पर चर्चा की। उनके साथ रोड्स के मेमनॉन थे, जो कुशल ग्रीक जनरल थे और फारस के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने तुरंत युद्ध न करने की सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे फसलें और खाना नष्ट कर दें जो मैसेडोनियन सेना हासिल कर सकती थी, और फिर भीतर की ओर पीछे हट जाएं। जब खाना और रसद नहीं होगी तो सिकंदर को रुकना या वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन फारसी गवर्नर खुद अपने ही शहरों और खेतों को नष्ट करना नहीं चाहते थे। संभवतः उन्होंने मेमनॉन के इरादों पर शक किया और ग्रेनिकस नदी पर सिकंदर से तुरंत भिड़ने का फैसला किया। उनकी बैठक का विवरण केवल प्राचीन रिपोर्टों से मिलता है, जिसे आज साबित नहीं किया जा सकता। फिर भी फारसी घुड़सवार सेना नदी के दूसरी ओर तैनात हो गई। उनके पीछे हजारों ग्रीक भाड़े के सैनिक थे, जिन्हें फारस ने लड़ने के लिए पैसे दिए थे। ये सैनिक भी यूनानी ही थे, लेकिन पैसे और नौकरी के कारण वे फारसी साम्राज्य की तरफ थे। सिकंदर की स्थिति कठिन थी। उसके सैनिकों को पहले नदी पार करनी थी, जबकि उन पर भाले फेंके जा रहे थे। कुछ कमांडरों ने सुझाव दिया कि वे इंतजार करें और अगले दिन हमला करें। सिकंदर नहीं चाहता था कि फारसियों को पीछे हटने या और तैयारी करने का मौका मिले, इसलिए उसने तुरंत हमला करने को कहा। कुछ घुड़सवार और हल्की पैदल सेना नदी पार कर दुश्मन की पंक्ति को बिगाड़ने आगे बढ़े। फिर सिकंदर ने दाहिने हिस्से में मुख्य हमला किया। जब उसके सैनिक पानी में थे तो उनका सामना प्रक्षेपास्त्रों और फारसी घुड़सवार सेना से हुआ। जब वे किनारे पर पहुंचे तो घोड़े और सैनिक एक अव्यवस्थित लड़ाई में आपस में भिड़ गए। सिकंदर ने जो किया वो खतरनाक था, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। जब सबसे ताकतवर फारसी घुड़सवारों का ध्यान उसी पर था, उसकी सेना के बाकी हिस्से नदी पार कर रहे थे। सिकंदर खुद लड़ाई के बीचों बीच था। प्राचीन लेखकों के अनुसार एक फारसी कुलीन ने उसकी हेलमेट पर वार किया। एक और फारसी पीछे से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसके साथ ही क्लैड्स दे ब्लैंक ने उसे बचा लिया। हर विवरण सही है या नहीं, ये तय नहीं है, क्योंकि कहानी प्राचीन इतिहासकारों ने लिखी थी। यह स्पष्ट है कि पहली बड़ी लड़ाई में सिकंदर लगभग मारे गए थे।
मैसेडोनियन पैदल सेना के पार करते ही युद्ध का रुख बदल गया और फारसी घुड़सवार सेना लंबी भालों के सामने आ गई। धीरे धीरे उनकी पंक्ति टूट गई और कई लोग पीछे हट गए। पीछे ग्रीक भाड़े के सैनिक रह गए। सिकंदर की सेना ने उन्हें घेर लिया। बहुतों को मार दिया गया। पकड़े गए लोगों को कैदी बनाकर मैसेडोनिया काम के लिए भेजा गया। संभव है कि अलेक्जेंडर ने उन्हें गद्दार माना हो, क्योंकि वे ग्रीक थे जो पर्सिया के लिए लड़ रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो अन्य भाड़े के सैनिकों को अपने दुश्मनों का साथ न देने की चेतावनी देना चाहता था। 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस की लड़ाई फारसी साम्राज्य के खिलाफ अलेक्जेंडर की पहली बड़ी जीत थी। इसके कारण एशिया माइनर का पश्चिमी भाग का बड़ा हिस्सा उसके लिए खुल गया। सार्डिस, जो उस इलाके में फारस के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक और उसका केंद्र था, बिना बड़ी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर गया। लेकिन पर्शियन नौसेना अब भी बहुत मजबूत थी। ये पूर्वी भूमध्य सागर में कई ठिकाने नियंत्रित करती थी। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये अलेक्जेंडर और ग्रीस के बीच खाने, सैनिकों और संदेशों के रास्ते को काट सकता था। अलेक्जेंडर के पास फारस को समुद्र में हराने के लिए पर्याप्त नौसेना नहीं थी, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। जहाजों का पीछा करने के बजाय उसने फारसी बेड़े द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तटीय शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा किया। जब जहाजों के पास सुरक्षित ठिकाना और आपूर्ति नहीं रही तो उनकी गतिविधि कमजोर हो गई। उसने मालिटस और हेलिकरनेसस पर हमला किया। दोनों शहरों ने लड़ाई की, खासकर हेलिकार्नासस, जहां मेमनॉन ने रक्षा में मदद की। लेकिन अलेक्जेंडर ने भी इन शहरों का बड़ा हिस्सा जीत लिया। लेकिन ये घेराबंदी ना तो तेज थी और ना ही आसान। हेलिकरनासस में कुछ फारसी रक्षक या तो बचकर निकल गए या फिर कुछ मजबूत जगहों पर टिके रहे। भले ही अलेक्जेंडर ने मुख्य शहर पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने लीसिया और फ्रिजिया के क्षेत्रों की ओर बढ़ना जारी रखा। अलेक्जेंडर जब आगे बढ़ रहा था, मेमनॉन ने युद्ध को एजियन सागर, ग्रीस तक ले जाने की कोशिश की। फारसी बेड़े से उसने कुछ द्वीपों पर हमला कर युद्ध को ग्रीस लौटाने की धमकी दी। अगर उसके पीछे कोई बड़ा विद्रोह हो जाता तो अलेक्जेंडर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन अचानक मेमनॉन बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। कुछ समय तक फारसी नौसैनिक अभियान दूसरे कमांडर के नेतृत्व में चला, लेकिन वे अपने श्रेष्ठ रणनीतिकारों में से एक को खो बैठे। जब से अलेक्जेंडर एशिया में आया था, तब से लगभग 18 महीने बीत चुके थे। उसने कई शहरों और महत्वपूर्ण रास्तों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब तक अलेक्जेंडर का सामना सिर्फ फारस के स्थानीय गवर्नर और क्षेत्रीय सेनाओं से हुआ था। अब फारस के राजा डेरियस तृतीय खुद मैदान में आए। डेरियस ने बड़ी सेना जुटाई और अलेक्जेंडर का सामना करने मार्च किए। सटीक संख्या तो ज्ञात नहीं है, क्योंकि प्राचीन लेखक सेनाओं की संख्या बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। लेकिन डेरियस की सेना अलेक्जेंडर से कहीं बड़ी थी। एक अप्रत्याशित घटना में फारसी सेना मकदूनियाई सेना के पीछे इसूस के पास पहुंच गई। अलेक्जेंडर का उत्तर लौटने का रास्ता कट गया। अब उसके पास युद्ध से बचने का आसान तरीका नहीं था। डेरियस ने भी जगह चुनने में गलती की। इसूस का मैदान तंग था। एक तरफ समुद्र था और दूसरी तरफ पहाड़ियां। जगह सीमित होने के कारण फारस अपनी पूरी सेना को फैला नहीं सका, भले ही उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन डेरियस अपने सभी सैनिकों और घुड़सवारों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सका। फारसी सेना एक छोटी नदी के पीछे तैनात थी। डेरियस ने अपनी घुड़सवार सेना को समुद्र के पास रखा, जहां जमीन घोड़ों के लिए उपयुक्त थी। उसने अपने बेहतरीन पैदल सैनिकों, जिनमें ग्रीक भाड़े के सैनिक थे, को बीच में रखा। डेरियस भी शाही अंगरक्षकों के साथ बीच में था। अलेक्जेंडर की ओर से परमेनियन ने फिर से समुद्र के पास बाईं ओर की कमान संभाली। यही हिस्सा मजबूत फारसी घुड़सवार सेना का सामना करेगा। मैसिडोनियन फैलेंक्स बीच में थी। अलेक्जेंडर खुद दाहिनी ओर पहाड़ की तलहटी के पास तैनात था, अपने विशिष्ट पैदल सैनिकों, तीरंदाजों, भाला फेंकने वालों और कंपेनियन घुड़सवार दस्ता के साथ। जब उसने देखा कि परमेनियन का बायां हिस्सा खतरे में है, तो उसने आदेश दिया। उसने इसे मजबूत करने के लिए अतिरिक्त घुड़सवार सेना भेजी। यह सिर्फ बड़ी सेना और छोटी सेना की साधारण लड़ाई नहीं थी। डेरियस का उद्देश्य अपनी विशाल सेना का उपयोग करके सिकंदर को कुचलना और घेरना था। सिकंदर की योजना थी कि वह बाईं ओर फारसी घुड़सवार सेना को रोके रखे, जबकि वह दाईं ओर कोई जगह तलाशे जिससे वह डेरियस की सेना के केंद्र में घुस सके। इस्सुस के संकरे मैदानों में
सिकंदर का सामना अब केवल गवर्नरों से नहीं था। पहली बार उनके संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का राजा खुद दूसरी ओर था। सिकंदर ने अपना हथियार उठाया, अपने सैनिकों को बुलाया और एक बार फिर आक्रमण का नेतृत्व किया। इस्सुस की लड़ाई में सिकंदर ने जल्दी ही फारसी सेना के दाहिने हिस्से को पीछे धकेल दिया, लेकिन युद्ध के मैदान के बीच में उसकी अपनी सेना खतरे में थी। सिकंदर के तेज आक्रमण का पीछा करते हुए मैसेडोनियन फेलेंक्स के कुछ हिस्से बिखर गए। डेरियस के यूनानी भाड़े के सैनिकों ने खाली जगहें देख तुरंत हमला किया। धीरे धीरे केंद्र में मौजूद मैसेडोनियन पीछे हटने लगे। सिकंदर ने खतरा भांप लिया। भागते दुश्मनों का पीछा जारी रखने की बजाय उसने अपनी घुड़सवार सेना को फिर से संगठित किया और भाड़े के सैनिकों के पार्श्व पर हमला किया। इस वजह से उन्हें दो दिशाओं में लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फलैंक्स ने राहत की सांस ली और फिर से आगे बढ़ गया। इसके बाद सिकंदर सीधे फारसी सेना के बीच में गया, जहां राजा डेरियस तर मौजूद था। डेरियस ने मैसेडोनियन सैनिकों को पास आते देख रथ से भाग गया। मैदान के दूसरे हिस्से में लड़ाई अब भी तीव्र थी। आर्मेनियन की सेना फारसी की शक्तिशाली घुड़सवार सेना को रोक रही थी। अगर वे पार कर लेते तो सिकंदर की सेना घिर सकती थी, लेकिन वे अपनी स्थिति पर डटे रहे। जब ये खबर फैली कि डेरियस भाग गया है, तो कई फारसी सैनिकों का आत्मविश्वास डगमगा गया। उनकी फॉर्मेशन टूट गई और वे भागने लगे। सिकंदर ने इस युद्ध में जीत हासिल की। मकदूनियाइयों ने डेरियस का शिविर कब्जा कर लिया, जहां उसकी मां, पत्नी और बच्चे रह गए थे। सिकंदर ने उन्हें मारने का आदेश नहीं दिया। उसने उनका सम्मान बनाए रखा और अच्छे व्यवहार का आदेश दिया, जो उसकी योजना में अहम था। वो दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ विजेता नहीं है, बल्कि डेरियस का उत्तराधिकारी और फारस का राजा भी माना जाए। सिकंदर ने डेरियस का तुरंत पीछा नहीं किया। फारसी साम्राज्य के केंद्र में घुसने से पहले उसे पूर्वी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहिए था। अगर बंदरगाह फारस के हाथ में रहते तो वो अपनी नौसेना से उसकी आपूर्ति काट सकता था और यूनान में विद्रोहों को समर्थन दे सकता था। फोनीशिया के अधिकांश शहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन टायर ने समर्पण से इनकार कर दिया। टायर का मुख्य भाग तट के पास एक द्वीप पर स्थित था। ये पानी से घिरा और ऊंची दीवारों से सुरक्षित था। सिकंदर की सीमित नौसेना के कारण हमला कठिन था, इसलिए उसने मुख्य भूमि से द्वीप तक एक चौड़ा रास्ता बनवाया। उसके लोगों ने पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया। उनके निर्माण के दौरान दीवार और जहाजों के रक्षकों ने लगातार उन पर पत्थर और तीर चलाए। टायर ने तो यहां तक किया कि उन्होंने अग्निपोत का इस्तेमाल किया ताकि सिकंदर के घेराबंदी टावर और अन्य उपकरणों को जला सकें। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उन शहरों से जहाज मांगे जो पहले ही उसके सामने समर्पण कर चुके थे। जब उसकी बड़ी नौसेना बन गई, उसने टायर को चारों ओर से घेर कर जमीन और समुद्र से हमला किया। करीब 7 महीनों के बाद रक्षा तंत्र टूट गया और 332 ईसा पूर्व में शहर गिर गया। सजा बहुत कठोर थी। हमले में कई लोग मारे गए और हजारों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। फिर उसने गाजा, एक और मजबूत शहर पर हमला किया जो मिस्र जाने वाले रास्ते को रोक रहा था। कठिन घेराबंदी के बाद उसकी सेना ने जीत हासिल की। मिस्र पहुंचने पर सिकंदर को बड़ी फारसी सेना नहीं मिली। फारसी गवर्नर ने आत्मसमर्पण किया और प्रांत का नियंत्रण उसे दे दिया। मिस्र वासियों में फारसी शासन लोकप्रिय नहीं था। कुछ पुजारियों और स्थानीय नेताओं ने सिकंदर को नया शासक स्वीकार किया और उसे फराओ, जो मिस्र के राजाओं का शीर्षक था, मान लिया। नाइल के मुहाने पर उसने मिस्र में एक शहर बसाया। यह स्थान मिस्र और भूमध्य सागर के बीच महत्वपूर्ण बंदरगाह व व्यापार केंद्र बन सकता था, इसलिए चुना गया। वो सेवा ओएसिस भी गया ताकि वो भगवान अमुन के मंदिर और ओरेकल का दौरा कर सके। कुछ प्राचीन कहानियों के अनुसार उसे वहां अमुन का पुत्र कहा गया। ये स्पष्ट नहीं कि पुजारियों ने क्या कहा, लेकिन सिकंदर ने इस यात्रा से खुद को देवताओं के आशीर्वाद वाला नेता दिखाने की छवि मजबूत की। जब उसकी शक्ति एशिया और मिस्र में फैल रही थी, उसी समय ग्रीस में विद्रोह हो गया। इसका नेतृत्व स्पार्टा के राजा एजिस तृतीय ने किया, जिन्हें पर्सिया से मदद मिली। वह सोचता था सिकंदर की अनुपस्थिति से मैसेडोनिया का नियंत्रण कमजोर होगा, लेकिन सिकंदर ने ग्रीस में एंटीपेटर को कमांडर छोड़ दिया था। एंटीपेटर ने 331 ईसा पूर्व में मेगालोपोलिस के पास स्पार्टा की सेना का सामना किया। स्पार्टन बहादुरी से लड़े,
लेकिन वे मैसेडोनिया की बड़ी सेना से हार गए। इस युद्ध में राजा एजिस भी मारे गए। इसी वजह से सिकंदर की पीठ सुरक्षित रही जब वो फारसी साम्राज्य के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। डेरियस ने युद्ध को समझौते के जरिए खत्म करने की कोशिश की। प्राचीन रिपोर्टों के अनुसार उसने सिकंदर को बहुत बड़ी रकम, अपनी बेटी से शादी और फारस के बड़े हिस्से पर नियंत्रण की पेशकश की। प्रस्ताव का सटीक विवरण अलग-अलग प्राचीन लेखकों के अनुसार भिन्न था, लेकिन सिकंदर ने शांति ठुकरा दी। अब वह केवल उन क्षेत्रों को नियंत्रित करना नहीं चाहता था जो उसने जीते थे। वह डेरियस की जगह लेना चाहता था और पूरे फारसी साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहता था। 331 ईसा पूर्व में वह मेसोपोटामिया की ओर कूच कर गया। आधुनिक इराक के गौगामेला के पास डेरियस ने अंतिम युद्ध की तैयारी की। इसूस की तंग युद्ध भूमि के विपरीत फारसी राजा ने एक खुला और समतल इलाका चुना। उसके सैनिकों ने जमीन साफ की ताकि घुड़सवार सेना और योद्धा आसानी से दौड़ सकें। डेरियस ने साम्राज्य के कई हिस्सों से सैनिक इकट्ठा किए। इसमें पैदल सेना, तीरंदाज, मध्य एशिया और आर्मेनिया से घुड़सवार सेना, पहियों में धार वाले रथ और संभवतः कुछ युद्ध हाथी भी शामिल थे। दोनों सेनाओं की सही संख्या तय नहीं है। कुछ प्राचीन लेखकों ने बहुत अधिक संख्याएं बताई। इतिहासकार मानते हैं कि डेरियस की सेना सिकंदर की सेना से काफी बड़ी थी। सिकंदर को घिरने का अंदेशा था, इसलिए उसने सेना के पीछे दूसरी पंक्ति तैनात की और दोनों सिरों को तिरछा कर दिया। अगर फारसी सेना घेरने की कोशिश करती तो उससे निपटने के लिए पहले से ही टुकड़ियां तैनात थीं। सिकंदर की योजना एक अजीब चाल से शुरू हुई। मध्य पर सीधा हमला न कर सिकंदर ने अपनी सेना के दाहिने हिस्से को धीरे-धीरे युद्धभूमि से दूर किया। फारसी घुड़सवारों को सिकंदर को उस क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए मजबूरन पीछा करना पड़ा, क्योंकि वो इलाका उनकी रथों के लिए तैयार था। जब वे उसका पीछा कर रहे थे, फारसी पंक्ति के मध्य पहरेदार सैनिक कम होते जा रहे थे। यही मौका सिकंदर चाहता था। उसने फारसियों को दाईं ओर रोकने के लिए अपनी घुड़सवार सेना भेजी। घोड़ों की एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। उसी समय डेरियस ने अपने युद्ध रथ मैदान में उतार दिए। भाले फेंकने वालों ने तेजी से रथों, घोड़ों और चालकों पर वार किया। कुछ मकदूनियाई पैदल सैनिकों ने रथों को बिना अपनी पंक्तियों से टकराए निकलने के लिए रास्ते खोल दिए। डेरियस का फैलेक्स तोड़ने का हथियार नाकाम रहा। फारसी सेना में रास्ता खुलते ही अलेक्जेंडर ने विशिष्ट घुड़सवार दस्ते और चुने हुए पैदल सैनिकों के साथ तेज हमला किया और सीधे खाली जगह में घुस गए। उनके हमले के अंत में फिर से डेरियस था, वो राजा जिसे अलेक्जेंडर को पूरी फारस पर कब्जा करने के लिए हराना था। गौगामेला में फारसी सेना में रास्ता खुलते ही अलेक्जेंडर ने हमला किया और डेरियस के सैनिक घबरा गए। उनकी फॉर्मेशन टूट गई और फारसी राजा फिर भाग गया, लेकिन अलेक्जेंडर उसे पकड़ नहीं सका। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर पर्मिनियन की सेना लगभग घिर गई थी। कुछ फारसी और मध्य एशियाई घुड़सवार सेना उनकी पंक्ति को पार कर गई। मकदूनियाइयों पर पीछे से हमला करने के बजाय कुछ सीधे खजाना लेने के लिए शिविर में चले गए। पर्मेनियन ने मदद की गुहार लगाई, इसलिए सिकंदर ने डेरियस का पीछा करना रोक दिया और अपनी बाईं ओर को बचाने के लिए लौट आया। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन जब यह खबर फैली कि डेरियस भाग गया है, तो बाकी बचे फारसी घुड़सवारों का भी हौसला टूट गया। वे पूरी तरह से पीछे हट गए। 331 ईसा पूर्व में गौगामेला में मिली जीत ने फारसी साम्राज्य की मुख्य सैन्य शक्ति को नष्ट कर दिया। हालांकि मृतकों की सही संख्या तय नहीं, लेकिन फारस का नुकसान अधिक था। अब समृद्ध शहरों का रास्ता खुल गया था। साम्राज्य के भीतर पहुंचने पर सबसे पहले सिकंदर बाबुल पहुंचा, जहां अधिकारियों ने उसे शासक माना। इसके बाद सूसा आया, जहां उसने फारस के शाही खजाने का बड़ा हिस्सा हासिल किया। परसेपोलिस पहुंचने से पहले जाग्रोस पर्वतों के एक संकरे दर्रे, पर्शियन गेट्स पर फारसी रक्षकों ने उसका रास्ता रोक लिया। सीधे हमला करना मुश्किल था, इसलिए सिकंदर की सेना ने पहाड़ों से दूसरा रास्ता लेकर फारसियों को घेर लिया। जब रक्षकों को घेर लिया गया और वे हार गए, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर परसेपोलिस पहुंचा, जो फारसी साम्राज्य की औपचारिक राजधानी थी। उसने अपने सैनिकों को शहर की संपत्ति लूटने की अनुमति दी। बाद में शाही महल भी जला दिया गया। कुछ प्राचीन रिपोर्टों के अनुसार
यह बदला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली सदी में फारस ने एथेंस जला दिया था। लेकिन अभी भी इस बात पर बहस होती है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी या ये तब लगी जब मैसेडोनियन शराब पी रहे थे। ये उस छवि के विपरीत है जिसे सिकंदर दिखाना चाहते थे। कहीं और वह फारस के नए राजा की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन परसेपोलिस में उसने एक विजेता की तरह बर्ताव किया जो बदला ले रहा था। इस बीच डेरियस पूर्व की ओर भागता रहा ताकि वह एक नई सेना बना सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जब सिकंदर पास आ रहा था, डेरियस को उसके ही कुछ अधिकारियों ने पकड़ लिया। उनमें से एक था बेसस, जो बैक्ट्रिया का गवर्नर था। उन्होंने डेरियस को मार डाला और भागने से पहले उसका शव छोड़ दिया। जब मकदूनियाइयों ने उसे पाया, फारसी राजा मर चुका था। सिकंदर ने आदेश दिया कि डेरियस को फारस के पूर्व राजाओं के साथ दफनाया जाए। ऐसा करके उसने दिखाया कि वह खुद को सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी मानता है, न कि केवल एक विदेशी विजेता। बेसस ने खुद को नया राजा घोषित कर दिया। इसी कारण सिकंदर ने पूर्व की ओर मार्च जारी रखा। उसे बेसस को पकड़ना और पूर्वी फारसी साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों पर कब्जा करना था। यह अभियान आसान नहीं था। आज के अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के इलाकों में उसे विद्रोह और स्थानीय लड़ाकों के तेज हमलों का सामना करना पड़ा। वे हमेशा खुले मैदान में युद्ध नहीं करते थे। वे हमला कर पहाड़ों, रेगिस्तान और दूर दराज गांवों में छिप जाते थे। सिकंदर ने रास्तों की सुरक्षा के लिए कई नगर बसाए। उसने कई को अलेक्जेंड्रिया नाम दिया। बेसूस को धोखा मिलने पर पकड़ लिया गया। अपने ही साथियों के विश्वासघात के बाद अलेक्जेंडर ने उसे पर्शिया भेजा, जहां उसे डेरियस की हत्या के लिए सजा देकर मार दिया गया। बेसूस के न होने पर भी बैक्ट्रिया और सोग्डिया में लड़ाई चलती रही। युद्ध बढ़ने पर अलेक्जेंडर की सेना में भी समस्याएं बढ़ीं। कई मैसेडोनियन कई सालों से अपने परिवार से दूर थे। वे अंतहीन मार्च और लड़ाई से थक चुके थे। उन्हें यह भी ना पसंद था कि अलेक्जेंडर फारसी कपड़े और अधिकारी अपनाने लगे थे, और शाही पोशाकें भी। अलेक्जेंडर के लिए यह जरूरी था ताकि लाखों फारसी प्रजा उसे स्वीकार सकें। लेकिन कुछ हमवतन लोगों को लगता था कि वह अपनी जड़ों को भूल रहा है। समरकंद में तनाव बढ़ गया। जब वे शराब पी रहे थे, अलेक्जेंडर और अनुभवी जनरल क्लेटस द ब्लैक के बीच बहस हो गई। क्लेटस वही सैनिक था जिसने ग्रेनिकस में उसकी जान बचाई थी। गुस्से में आकर अलेक्जेंडर ने उसे भाले से मार डाला। बाद में उसे अपनी इस हरकत पर गहरा पछतावा हुआ, लेकिन वह उस व्यक्ति की जान नहीं लौटा सकता था जिसने लंबे समय तक उसकी सेवा की थी। अलेक्जेंडर ने कुछ ग्रीक और मैसेडोनियन लोगों से फारसी रस्म प्रोस्किनेसिस करवाने की कोशिश की, जिसमें कोई राजा के सामने झुकता या घुटनों के बल बैठता है, जो फारसी दरबार में आम था। ग्रीकों में ऐसा सम्मान सिर्फ देवताओं को मिलता था। विरोध के चलते अलेक्जेंडर ने अपनी योजना वापस ले ली। हत्या की साजिश के आरोप भी लगे। कुछ सैनिकों और अधिकारियों को जिन पर संलिप्त होने का शक था, मार दिया गया। मारे गए लोगों में उसके पूर्व घुड़सवार कमांडर पिलोटस और उसके पिता परमेनियन भी शामिल थे। परमेनियन ने अलेक्जेंडर की शुरुआती सफलताओं में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बेटे की स्थिति जानने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। अलेक्जेंडर को डर था कि वह बगावत करेगा। इससे पता चलता है कि वह अपने आसपास के लोगों के प्रति कितना सख्त और शक्की हो गया था। बैक्ट्रिया पर नियंत्रण के लिए अलेक्जेंडर ने स्थानीय कुलीन की बेटी रोक्साना से शादी की। शायद वो उसे पसंद थी। ये शादी राजनीतिक गठबंधन के लिए भी अहम थी। इसके बाद वह सिंधु घाटी की ओर बढ़ा, जो अब पाकिस्तान और भारत का हिस्सा है। कुछ स्थानीय शासकों ने उसका साथ दिया, लेकिन राजा पोरस ने हार नहीं मानी और 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पेस की लड़ाई में आमने सामने हुए। पोरस के युद्ध हाथी मैसेडोनियनों के लिए बड़ी समस्या थे। कई घोड़े इन विशाल जानवरों के पास जाने के लिए अभ्यस्त नहीं थे। ये सेना की व्यूह रचना बिगाड़ सकते थे और सैनिकों को कुचल सकते थे। अलेक्जेंडर ने पोरस का ध्यान भटकाने के लिए तेज गति अपनाई। वह नदी के दूसरे हिस्से से पार गया और उसकी सेना पर एक अप्रत्याशित दिशा से हमला किया। लड़ाई बहुत भीषण थी और दोनों पक्षों में कई लोग मारे गए। अंत में पोरस हार गया, लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ। उसने उसे सत्ता से हटाने के बजाय पोरस को अपने नए साम्राज्य के अधीन स्थानीय शासक के रूप में बहाल कर दिया। अलेक्जेंडर भारत में और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हाइफिसिस नदी, जिसे आज बेस नदी कहा जाता है, उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वे लगभग 8 साल से मार्च कर रहे थे
और लड़ रहे थे। उन्होंने हजारों मील की यात्रा की थी। कई लोग घायल थे, थके हुए थे और घर लौटने के लिए बेताब थे। भारत में और भी बड़े राज्य और अधिक युद्ध हाथियों की खबरें भी थीं। पूर्व में सिकंदर ने कई दिनों तक उनकी सोच बदलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उसके पास विकल्प न होने के कारण उसे लौटना पड़ा। वे नदियों के साथ समुद्र की ओर गए और रास्ते में कुछ स्थानीय जनजातियों से लड़े। एक शहर पर हमला करते समय सिकंदर कुछ सैनिकों के साथ सबसे पहले दीवार पर चढ़ गया। उसे छाती में एक तीर लगा और वह मरते मरते बचा। इससे उसने अपनी बहादुरी तो दिखाई, लेकिन साथ ही अपनी जल्दबाजी भी। राजा की मृत्यु पूरी सेना और साम्राज्य को तबाह कर सकती थी। समुद्र तक पर पहुंचने पर उसने अपनी सेना का एक हिस्सा निर्तियस के नेतृत्व में जहाजों के जरिए वापस पर्सिया भेज दिया। सिकंदर ने ग्याद्रोसियन रेगिस्तान से सेना का नेतृत्व किया और साम्राज्य के केंद्र में लौटकर मैसेडोनियन व पर्शियन लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। सूसा में उसने अपने अधिकारियों और पर्शियन कुलीन महिलाओं के बीच सामूहिक विवाह का आयोजन किया। उसने खुद 2 पर्शियन राजकुमारियों से शादी की। उसकी शादी रॉक्साना से हो चुकी थी। फिर भी उसने सैनिकों का कर्ज चुकाया और हजारों पर्शियन युवाओं को मैसेडोनियन सैन्य व्यवस्था में प्रशिक्षित किया। लेकिन बहुत सारे मैसेडोनियन नाराज हो गए। उन्हें लगा कि पर्शियन उनकी जगह ले रहे हैं। ओपिस में विद्रोह हो गया। सिकंदर ने नेताओं को सजा दी, लेकिन बाद में सैनिकों से समझौता कर लिया। कुछ समय बाद हेफेस्टियन की बीमारी से मौत हो गई। वह उसका सबसे करीबी दोस्त और सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक था। सिकंदर बहुत दुखी हो गया। उसने शोक मनाने का आदेश दिया और भव्य अंतिम संस्कार की तैयारी की। बेबीलोन लौटकर उसने नया अभियान योजना बनाना शुरू किया। संभवतः उसका अगला लक्ष्य अरेबिया था, लेकिन अचानक वह बीमार पड़ गया। कुछ दिनों तक तेज बुखार और लगातार कमजोरी के बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। वो केवल 32 साल का था। उसकी मृत्यु का असली कारण अभी भी निश्चित नहीं है। इतिहासकारों और डॉक्टरों ने कई बीमारियां बताई हैं, पर किसी के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण नहीं है। ये भी साबित नहीं है कि उसे जहर दिया गया था। वो कभी भी किसी बड़े युद्ध के मैदान में हार का सामना किए बिना ही मर गया। लेकिन अलेक्जेंडर ने बड़ी समस्या छोड़ी थी। उसका कोई स्पष्ट वयस्क उत्तराधिकारी नहीं था और न ही उसके पास ये पूरा योजना थी कि उसके विशाल साम्राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। रॉक्साना का बच्चा उसकी मौत तक पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसके जनरल्स में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। लंबे युद्ध शुरू हो गए, जिन्हें उत्तराधिकारियों के युद्ध कहा जाता है। आखिरकार साम्राज्य अलग अलग राज्यों में बंट गया। टॉलेमी वंश का मिस्र पर शासन था। सेलुसिड वंश को एशिया का बड़ा हिस्सा मिला। बाकी सेनापतियों ने मकदूनिया व अन्य क्षेत्रों पर शासन किया। फिर रॉक्साना और अलेक्जेंडर के बेटे को भी मार दिया गया, ताकि उनका इस्तेमाल सिंहासन पर दावा करने के लिए न किया जा सके। उनका साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक पाया, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यूनानी भाषा, कला, विज्ञान, वास्तुकला और राजनीतिक विचार मिस्र, मध्य पूर्व और मध्य व दक्षिण एशिया के हिस्सों में फैल गए। इसने स्थानीय संस्कृति को पूरी तरह नहीं बदला, बल्कि यूनानी, मिस्री, फारसी और अन्य परंपराएं आपस में मिल गईं। यही हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत थी, जो व्यापार, यात्रा, ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक व्यापक युग था। सिर्फ लगभग 10 वर्षों में अलेक्जेंडर ने यूनान से लेकर सिंधु घाटी तक एक साम्राज्य बना लिया। वह एक कुशल कमांडर था, लेकिन एक क्रूर विजेता भी था। वो हार चुके राजा का सम्मान कर सकता था, पर शहरों को नष्ट भी कर सकता था। वह दूसरी संस्कृतियों में घुल सकता था, लेकिन अपने पुराने साथियों को भी मार सकता था। उसका साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिका, लेकिन उसने पूर्व और पश्चिम के संबंधों को बदल दिया और इसका असर उसकी मौत के कई सदियों बाद तक महसूस किया गया।